नमस्कार, मैं सुधीर गंगवार। एनपीएन भारत में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में और हमारे साथ एक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं ग्रामीण शिक्षा से रिलेटेड इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे उनके साथ। उनका पहले हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। लाल बहादुर गौतम जी हैं, जो राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं और उन्होंने ग्रामीण शिक्षा में सुधार लाने के लिए बहुत सारे नए उपाय किए हैं, यानी नवाचार किया है। सर, लाल बहादुर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम धन्यवाद आपसे ये सर। जानना चाहेंगे जी, हमसे हम जानना चाहेंगे जो ग्रामीण स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था में जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जो बाधाएँ हैं और किस जी तरह से उन्हें दूर किया जा सकता है। सबसे पहले जी आप ये बताने का प्रयास करें, यानी हम लोगों को समझाइए, दर्शकों को समझाइए कि ग्रामीण स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती, एक चुनौती ऐसी कौन-सी है जो बहुत आड़े आ रही है ग्रामीण शिक्षा में व्यवस्था में सुधार के लिए? बहुत जी, अच्छा सर प्रश्न है। सबसे बड़ी जो चुनौती है, बच्चों को शत प्रतिशत विद्यालय कैसे लाया जाए, उनकी उपस्थिति रेगुलर कंटिन्यू शत प्रतिशत रहे। उसमें सर सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है ग्रामीण परिवेश में हम लोगों सामने कि बच्चा रेगुलर नहीं आ पाता, उसके कई कारण हैं। हम लोग बराबर जन जागरूकता अभियान, रैली के माध्यम से, पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से चलाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा कहीं न कहीं रेगुलर जी, नहीं आ पाता। जैसे कि जब हमारे ग्रामीण परिवेश में फसलों का कटाव, जैसे मान लें रबी की फसल की मेन कटाई होती है, तो जी, कुछ ऐसे अभिभावक हैं, उनकी मजबूरियाँ भी कुछ हैं, छोटे बच्चों को घर में देख-रेख के लिए रख देते हैं। जब हम उनसे मिलते हैं तो कहते हैं कि छोटा बच्चा, उसको देखने के लिए सर कोई नहीं है, या बच्चे को खेत पर पानी देने जाना हो। कहीं शादी अगर परिवार में है, तो बच्चा 4-5 दिन के लिए चला जाता है, तो 4-5 दिन का जो बच्चा गैप हो जाता है, तो उसकी जो पढ़ाई-लिखाई वो सब ब्रेक हो जाती है। नहीं तो उसमें ये हम लोग सबको बच्चे को रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के लिए हम जी, लोग क्या, मतलब शिक्षक, हमारा शिक्षक साथी है जो, वो उनको क्या प्रयास किए करने चाहिए? यानी किस तरह क्या किया जाए कि बच्चे रेगुलर स्कूल आएँ, यानी प्रतिदिन स्कूल आएँ? अभिभावक किस तरह से जागरूक किया जाए अभिभावकों को, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें? अभिभावकों जी, जी, अभिभावकों को सर, जो हम लोगों के अभिभावक और शिक्षक के बीच जो समन्वय है, वो जी, मृत व्यवहार बना कर के बच्चे को केंद्र बिंदु में रखकर उससे भविष्य कैसे हमारा उज्जवल बनेगा, अगर मान लिया अभिभावक नहीं पढ़ा-लिखा तो हम बच्चे को अपना कैसे आगे बढ़ाएँ, उसके लिए विद्यालय स्तर पर हम लोगों ने कई नवाचार प्रयास किए। जी, जैसे खेल-खेल में शिक्षण विधियाँ हैं, चित्रकला के माध्यम से। जैसे हमारे विद्यालय में पहले ऐसी कोई व्यवस्थाएँ नहीं थी। डिजिटल टेलीविज़न जब हमारे यहाँ 2020 में लगे, इसके पहले भी हम लोगों ने घर-घर बच्चों को बुलाने के लिए उनको छोटी-छोटी चीज़ें, कॉपी, पेन प्रोत्साहन दिया, अभिभावकों को समझाया कि भले आप नहीं पढ़े-लिखे हैं, लेकिन बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजें और हम उसको बेहतरीन शिक्षा, बेहतर जैसे प्रयास करके ज़रूर देंगे। जी। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जिस समय फसलों जी, की कटाई होती है, मतलब कि जी, जी। ग्रामीण स्तर पे जितने बच्चे हैं, उनके अभिभावक इधर मतलब किसान हैं, मज़दूर हैं, जो जी, जी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने आते हैं और जो जी, थोड़े समझदार हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। प्राइवेट जी, स्कूल में कम ही बच्चे जा पाते हैं, बहुत कम संख्या ऐसी होती है जो प्राइवेट स्कूलों में या निजी विद्यालयों में जाते हैं। जी, तो जी, जो अगर किसान या मज़दूर है और जी, किसान जैसे फसल पकी, फसल कटाई हुई, तो बच्चे जी, वो चाहते हैं कि सहयोग करें, तो जी, सहयोग वो मतलब तो मजबूरी है उनकी, तो कैसे इस चीज़ को जी। रोकें कैसे? क्या करें अभिभावकों को? कैसे समझाएँगे? ये जानना चाह रहे हैं। उसको उसको रोकने के लिए सर प्रयास हमने ये किया था वहाँ अपने स्तर से, जैसा हमें पीछे चुनौतियाँ जब सामने आईं, तो अभिभावकों ने ये समझाया कि विद्यालय समय में बच्चों को ना रोकें। विद्यालय समय में जी, बच्चे को रोकेंगे, तो उसका जो है पढ़ाई ब्रेक होगी, बीच में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया रुक जाएगी, बच्चा हमारा पिछड़ जाएगा। जो सामान्य बच्चे हैं, उनके स्तर से वो बच्चा पीछे छूट जाएगा। तो अभिभावकों ने कहा कि सर जो है हमारी मजबूरियाँ, हमने कहा ऐसा है छुट्टी के बाद इनको, मान लीजिए आपके फसल की रखवाली करनी है या बच्चे को खेत पर पानी देने जाना है, तो अभिभावक हमारे समझ गए, कहा ठीक है कि सर हम जो है छुट्टी के बाद बच्चे का सहयोग थोड़ा बहुत ले लेंगे,
लेकिन बच्चे को रेगुलर स्कूल में और भेजना शुरू किया। हमारी उपस्थिति जो है 70-60 से 80-90% क्या 95% तक रेगुलर 5-6 साल 10 साल तक लगभग इस आधार पर अभी भी बनी हुई है। बस एक चीज समझाने और की एक चीज और समझाइए हमारे दर्शकों को कि जो आपने एक बात बता दी कि इस तरह से समझाएंगे कि भाई इस छुट्टियों के बाद बच्चे स्कूल जाएं और स्कूल से जी छुट्टी के बाद जब जाते हैं तो किसी खेतों पे जाएं या जानवरों को चारा जी करना है और किसी काम जाएं, यानी तब उनको बुलाया जाए। दूसरा ये जी कई जी बार मैंने सुनने में आता है, जो जी ग्रामीण अभिभावक हैं वो कहते हैं पढ़ाई से क्या फायदा है, नौकरी मिलेगी नहीं, यानी वो बच्चों को इसलिए मतलब नहीं भेजते हैं कि नौकरी तो मिलनी नहीं है, वो शिक्षा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ये जो डर जी है, यानी उन्हें नौकरी के लिए शिक्षा चाहिए, यानी शिक्षित सिर्फ उनका उद्देश्य है कई लोगों का कि जी पढ़ने के बाद नौकरी करनी है, नौकरी जी मिलनी नहीं, क्योंकि पढ़ाई का फायदा क्या है, तो वो भी ये इस चीज को अध्यापक को कैसे उभारा जाए इस मानसिकता से कि जी जी शिक्षित जरूरी नहीं कि आप नौकरी के लिए पढ़ाएं बच्चे को, और भी कई सारी चीजें हैं, किस तरह ये समझाएंगे हम अपने बच्चों को? जी 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 ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए। जो ये शिक्षा है, मान लीजिए हमने पढ़ाई की तो ये जरूरी नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं पढ़ने के बाद नौकरी उद्देश्य है। शिक्षा हमारा बच्चा जो है अच्छा नागरिक कैसे बनेगा, उसके लिए हमने विद्यालय स्तर पर कई ऐसे नवाचार किए थे। बच्चों को जरूरी नहीं कि नौकरी के लिए ही पढ़े, बच्चा इतना जरूर पढ़ जाए कि जैसे हमने वॉल पेंटिंग जो आपको हमने विद्यालय में कई बार सोशल मीडिया पर भी भेजते रहते हैं कि बच्चों को वॉल पेंटिंग लगातार हम 10 साल से सिखा रहे हैं, जी चित्रकारी सिखा रहे हैं, तो जी बच्चा हमारा वो निपुण कौशल में हो जाए, भले वो कक्षा हाई स्कूल 10 तक या इंटर तक पास कर पाए। आगे की स्थिति मान लीजिए अभिभावक की ऐसी परिस्थिति नहीं कि वो काफी पैसा देकर कोचिंग करा सके, लेकिन बच्चे को हम इस लायक बना दें कि वो अपना आगे भविष्य अपने परिवार का जीविकोपार्जन अच्छी तरह कर सके, चित्रकारी के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से, मूर्ति कला में। इस तरीके से मैंने नवाचार 10 साल से रेगुलर चला रखा है और जी इसका लाभ हमारे कई विद्यालयों में जनपद और प्रदेश स्तर पर मिला इसका। इसकी सराहना भी हमारे कई अधिकारियों ने, हमारे जिला के शिक्षा अधिकारी और हमारे कई अधिकारी हमेशा जो है इसकी सराहना भी पिछले वर्षों की गई। इसका काफी प्रभाव पड़ा। बच्चे मतलब है कि पढ़ाई का एक जो मन में एक भ्रम होता कि किताबी ज्ञान से अलग, किताबों से अलग हटकर हमने जो गतिविधियां शुरू की विद्यालय में, इसका काफी बच्चों के अच्छा अंदर प्रयास हुआ और काफी सफल भी रखे हुए। जी, एक चीज और समझेंगे कि जो भी अध्यापक हैं यानी गार्जियन है उनके, वो हर चीज को पैसे से जोड़ देते हैं, आय से जी जोड़ जी देते जी हैं शिक्षा जी को जी आय से जोड़ देते हैं। और कुछ लोग, जी कुछ गार्जियन की ये भी मतलब वित्तीय समस्या भी है कि वो बच्चे वो सोचते हैं कि भाई हम स्कूल में बच्चों को किताबें नहीं दे पाएंगे, उनकी ड्रेस नहीं बनवा पाएंगे, ये सब चीजें भी कई जब बजे, तो इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। सरकार जो जी जी योजनाएं चला रही है उसका इफेक्ट क्या दिखाई पड़ा, यानी कौन कौन सी योजनाएं चला रही है जिसकी वजह से स्कूल यानी बच्चे आए, बच्चे मोटिवेट हों, डेली स्कूल जी आए, अध्यापक भी। जी, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, कौन कौन सी योजनाएं सरकार ऐसी चला रही है जिसका लाभ ग्रामीण स्तर के बच्चे ले सकते हैं जी जी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए? अगर यह बात अभिभावक हमारे कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो ये गलत कह रहे हैं। हमारी सरकार लगातार शिक्षा पर इतना अच्छा व्यवस्था कर रखी है कि लगातार बच्चों को 2 जी यूनिफॉर्म, स्वेटर, जी जूता, मोजा, बैग, उसके अलावा स्टेशनरी के लिए भी सरकार ने और अब ऐसी जी कोई समस्या नहीं, आर्थिक आर्थिक कोई समस्या आ रही है अभिभावक नहीं आ रही, सारी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। बशर्ते अभिभावक को इस संबंध में थोड़ा ये ध्यान देना कि हम बच्चे को केवल भेज दें स्कूल खाने के लिए। सुबह सुबह बच्चों को देखिए कि सर सोमवार को फल बंटता है, बच्चों के स्वास्थ्य को सरकार ध्यान रख रही है, बुधवार को दूध बंटता है, जी अब तो नवंबर से जी सर भुना चना भी 100 ग्राम बच्चों को दिया जा रहा है। जी तो
जी बच्चों के सर्वांगीण विकास, मतलब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन मस्तिष्क भी पढ़ाई में लगेगा। सारी व्यवस्था सरकार, हम लोग इसके प्रति, हम आप समाज सब जागरूक भी है, जिम्मेदार भी हम लोग, पूरा पूरा शिक्षक समाज बच्चों को ध्यान रख रहे हैं। केला भी दे रहे हैं बच्चों को, दूध भी पिला रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, और सारी उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखें। तो ये जो अभिभावक इस तरीके से अगर सोच रखते हैं या कुछ कहना चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति, ये तो सरासर गलत उनका है। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। हम लोग पूरी ईमानदारी से सारा पैसा बच्चों पर खर्च करना प्रयास कराते हैं, लेकिन कहीं कहीं अपवाद स्वरूप हम लोग कहीं पर परेशान ये हो जाते हैं सर, कि जैसे कुछ अभिभावक ऐसे हैं, सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से जो 1200 रुपए भेज रही है, जी उसमें लाख प्रयास करने के बाद भी कुछ प्रतिशत, 2 से 3% ऐसे अभिभावक हैं, अब चाहे उन्होंने ठान लिया हो कि हमको बच्चे की ड्रेस नहीं खरीदनी है, अब उन्होंने जी घरेलू प्रयोग कर लिया पैसा, खाने में, पीने में, शायद किसानी खेत में, या कुछ ऐसे भी हैं जो जी हमको बोलने में भी यहाँ पर शर्म आ रही है कि समाज को हम क्या कहें। कुछ जो उनकी एक प्रवृत्ति होती है, कहते हैं कि नशाखोरी, तो कहीं-कहीं बच्चे का जी। पैसा उसमें दुरुपयोग कर देते हैं, ये बड़ा कष्ट है हमारे लिए। एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। जी, ये जरा ये ऑफिस दर्शकों को बताइए कि जी, मेन मतलब उनको क्या करना चाहिए, जो अभिभावक हैं या जो बच्चे हैं उनको जी, क्या, आप पॉइंट वाइज जरा समझा दीजिए क्रम से कि इन इन चीजों का ध्यान रखे अभिभावक अपने बच्चों की जी, शिक्षा के लिए। जी जी। जरा आप पॉइंट वाइज जरा बता दीजिए जिस तरह से लोगों पहला को सर, समझ आए आराम से। जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, जी बच्चे को, जैसे मान लीजिए पुरुष वर्ग है, हम लोग कामकाजी हैं, या वो लोग कामकाजी हैं, खेती किसानी देखने सुबह चले गए खेत पर मान लीजिए, तो ये हमारी जो माताएं घर में हैं, हमने क्या किया सर, लगातार जब से हम वहां पर अपने विद्यालय में 2009 से चार्ज लिया, संभाला, जिम्मेदारी संभाली थी, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती, हमारे पेरेंट्स मीटिंग या एसएमसी की मीटिंग में लोग आते ही नहीं थे। तो कारण जी, जानना यानी आपका चाहा तो, मतलब मीटिंग है उनमें आना चाहिए, नंबर एक हो गया। जी, दूसरी बात। हमारा प्रयास ये रहा कि हमने महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि जो माता है अगर बच्चे को वो पूरा ध्यान देगी, क्योंकि पुरुष वर्ग तो काम के लिए, पेट पालने के लिए बेचारे खेत पर भी चले जाते हैं, पलायन प्रदेश में भी करते हैं, तो महिलाएं घर में रहती। हमने उनको समझाया कि विद्यालय में बच्चे को सुबह नहला धो के आप भेज दीजिए, बाकी सारी व्यवस्था विद्यालय में, खाने पीने, बच्चे के दोपहर में गर्मा गर्म भोजन, ये सब व्यवस्था है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है ये हो गया। कि जो दूसरी बात, दूसरी प्रोत्साहन, दूसरी जी, ये तो देखो, तो बच्चे तैयार करके स्कूल भेजने की जिम्मेदारी महिलाओं, इसके अलावा और क्या क्या करे महिलाएं, यानी अभिभावक क्या और करें? दूसरा ये है कि जो हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं, प्रत्येक विषय में लास्ट टाइम जो हमारा 5 यूनिट बच्चों को जो हम होमवर्क देते हैं, इसके लिए हमने विशेष जागरूक किया, रजिस्टर भी बनाया था अभिभावकों का, कि बच्चे को जो हम लोग कार्य देते हैं, वो शाम को भले आप ना जाँच पाएँ, लेकिन ये ज़रूर देखें, खाना खाने वक़्त बैठे शाम को बच्चे से कहें, बेटा यानी आज जो काम होमवर्क यानी क्या, स्कूल से क्या उन्हें होमवर्क मिला उसकी मॉनिटरिंग अभिभावक करे, यानी घर में जी, कोई भी व्यक्ति जो है, जो समझदार है वो उसकी मॉनिटरिंग करे, क्या होमवर्क मिला उसे बच्चे ने कराया कि नहीं कराया, ये देखना जी, जिम्मेदारी होगी। जी, बस इतनी दूसरा ज़िम्मेदारी तीसरी निभा दें, बात। जी तो हम लोग सुबह होमवर्क चेक करते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, उनके कॉपियों में काम नहीं होता, तो उनको हमने बुलाकर चिन्हित करके समझाया, तब से काफ़ी प्रयास ये हुआ कि सारे बच्चे हमारे होमवर्क करके शाम का कर लेते हैं, लाते हैं, उसको हम चेक करते हैं सुबह। तीसरा और बिंदु इसके ये अलावा। जी तीसरा बिंदु ये सर है, जो सरकार की तरफ से हमारे यहाँ पुस्तकालय के लिए काफ़ी बुक्स हैं। तो जी एक तो पीरियड उनका देखिए, होता है। ये पुस्तकालय वाला, यही यही पुस्तकालय वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जी, बहुत कई स्कूलों में नहीं है। मान लीजिए, ये तो सरकारी व्यवस्था होगी, जैसे किसी स्कूल में किसी स्कूल में नहीं है। ये तो सरकारी जिम्मेदारी ना, हर पुस्तकालय में, हर विद्यालय पुस्तकालय बने, बनवाने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। इसे जी, जी, अभिभावक नहीं कर, बिल्कुल। हमें ये बताइए, सिर्फ ये बताइए अभिभावक क्या 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 करे, ये जरा बताना है। 100% तब हम सफल होंगे कि अभिभावक को हमें ये समझाना है, हमने जो समझाया है, कि जो बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि, जैसे पहले तो एसएमसी के खाते में आती थी, शिक्षक द्वारा सब वितरित होता था। अब सीधे अभिभावक लाभार्थी के खाते में जा रही है। तो बच्चे के लिए हम लोग समझाएँ कि ड्रेस के अलावा जो ₹100 उनको बच्चों को दिया जा रहा है स्टेशनरी के लिए, कॉपी के लिए, उसका उसी में उपयोग करें, जिससे बच्चा सीखे।
और बच्चे यानी पर ध्यान ये दें। जो सरकार वित्तीय सहायता देती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ड्रेस के लिए, यानी वो पैसा बच्चे पे ही लगाया जाए, कहने का मतलब ये है ना, जी जी बच्चे पे जो सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है ड्रेस के लिए, वो उन्हीं पे लगाया जाए। तीसरी जो जी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको और मैं जानना चाहूंगा कि ये तो अभिभावक की जिम्मेदारी हो गई, जी जो आप शिक्षक, जो हमारे शिक्षक हैं, यानी जी जो महिला शिक्षक है या पुरुष शिक्षक है, जो भी शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं, जी उनको सरकार यानी नई टेक्नोलॉजी, जो भी नई विधियां आती, शिक्षण विधियां, जी उन जी विधियों के लिए भी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण जो दिया जाता है। मैंने कई बार देखा है कि प्रशिक्षण तो लेके चले आते हैं, उस प्रशिक्षण का उपयोग यानी उन विधियों का उपयोग अपने शिक्षण कार्य में, शिक्षण कक्ष में शिक्षक किस स्तर तक करते हैं, इस पे क्या जी कहेंगे आप? करते हैं, करना चाहिए इनको, इस तरह किस तरह देखते हैं इसी? ये सर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। मैं बताना चाहूंगा अपने पूरे शिक्षक समाज के लिए, प्रतिवर्ष हम लोग कम से कम 2 से 3 प्रशिक्षण कराए जाते हैं, जिसमें लर्निंग आउटकम, जैसे जो बच्चे को हम सिखा रहे हैं, बच्चा कितना संप्राप्ति कर पा रहा है। हिंदी का भी प्रशिक्षण होता है, गणित का प्रशिक्षण होता है सर। तो उसको वहां आने के बाद हम विद्यालय में 100% लागू करें, ये हमारी शिक्षक की जिम्मेदारी है। तभी हम सफल होंगे सर। बच्चे के अंदर जब हम उसको डायग्नोस करते हैं, जांचते हैं, उसके अंदर आंखों में झांक कर देखते हैं, तो उन बच्चों को हम चिन्हित करके वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण के आधार पर, जैसे कि जो बच्चा हमारी मुख्य धारा नहीं आ पाता, उसका रिमीडियल यानी उपचारात्मक उपचार कैसे किया। जो बच्चा एक शैक्षिक दृष्टि से बीमार है, मान लीजिए, उसका उपचार हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सर मासिक योजना बनाते हैं, साप्ताहिक योजना बनाते हैं। प्रतिदिन उसके स्तर से ही हम कार्य देना चाहिए। मान लीजिए बच्चा पहले अक्षर नहीं पहचानता, तो हम अक्षर का अभ्यास लगातार कराएंगे, फिर मात्राओं का जी, अभ्यास कराएंगे, फिर अक्षर, सरल अक्षर की तरफ जब वो सीख गया, तब हम कठिन मात्राओं को 2 या 3 को जोड़ करके लेकर चलेंगे। ये रेगुलर चलाएंगे तो बच्चा हमारा मुख्य धारा में। ये इम्प्लीमेंट करना हमारे विद्यालय स्तर पर बहुत अनिवार्य है। सभी शिक्षकों से हमारा अनुरोध भी है कि जो हम प्रशिक्षण लेकर आते हैं, वो 100% वहाँ विद्यालय पर लागू किया जाए, और निश्चित इसके ठीक है। परिणाम सार्थक मिले हैं। जी, जी। जी आज जी साथियों हमारी बातचीत बहुत शानदार रही। लालबाग जी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए समय देने के लिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर दिए। आपके सजेशनों को हम फिर अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। लाल बहादुर जी को दोबारा हम बुलाएँगे और क्या-क्या सुधार प्राथमिक शिक्षा और जो माध्यमिक शिक्षा यानी ग्रामीण शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिक शिक्षा। उस पर कैसे हम आगे बढ़े जा सकते हैं, यानी प्राथमिक शिक्षा कैसे सुधार ला सकते हैं, इस पे हम आगे और फिर डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।